चलो कल क्या बता दिए थे, पोलोराइड, पोलोराइड बताए थे ना, पोलेराइड जो भी है। हैं ज़्यादा तेज़ होगा तो बंद कर देंगे, और क्या, कंट्रोल में रहेंगे तो ठीक है। चलो देखो हाँ हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं डांस करने में ना। देखो यहाँ पे जो पोलेराइड है, ये हम क्या किए थे, कल बताए थे ना, थोड़ा सा उसमें आप लोग थोड़ा सा संशोधन कर लेना। जो बताए थे वो भी ठीक है, लेकिन विशेष विधि द्वारा उसमें बोला है कि विशेष विधि द्वारा बनाते हैं। जैसे आपका हर्पेथाइड जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जैसे हर्पेथाइड कार्बन, ये मान लो कि ये नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, ठीक है ना। अब इस लेयर पे इस प्रकार से सेट करते हैं किसको, हर्पेथाइड कार्बनिक यौगिक को। ये हो गई लेयर किसकी, नाइट्रोसेलुलोज की, ठीक है ना, नाइट्रोसेलुलोज की लेयर हो गई। और इस पे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं हर्पेथाइड को कि इसमें जो है जो प्रकाश के आपके अक्ष की दिशा होती है, बताया था ना कि जो आपका क्रिस्टल बनता है उसके अक्ष के समांतर, ठीक है ना। तो यानी कि उसकी जो अक्ष होते हैं क्रिस्टल के बने, ये क्रिस्टल बन जाएगा और इस क्रिस्टल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसकी अक्ष क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। अब इसके बाद जब इस पर ये आपके नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर हर्पेथाइड जब लगा देते हैं, तब इसके बाहर से दोनों तरफ से क्या लगा देते हैं, कांच की प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कांच की प्लेट लगा देते हैं, और कांच की प्लेट लगाकर दबा देते हैं। तब ये हमारा क्या बन जाता है, पोलेराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, पोलेराइड बन जाता है। हम वहाँ पे बता दिए थे आपको, दो झिल्ली ले लेते हैं इसकी, आपके नाइट्रोसेलुलोज की, ऐसा उसमें नहीं बताया, ठीक है ना। एक आपके सेलुलोज की झिल्ली रहेगी और उसके इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसकी अक्ष क्या रहे, समांतर, प्रकाश के चलने की दिशा के कंपन के क्या रहे, समांतर रहे, ताकि हमारा क्या मिले, एक ध्रुवित प्रकाश मिल जाए। और उसमें इस प्रकार लगा करके उसके दोनों साइड से क्या लगा देते हैं, कांच की प्लेट लगा देते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे। और बहुत पतला रहता है, क्योंकि अगर उतना पतला रहेगा तो आपका टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसे सुरक्षा के लिए हम क्या लगा देते हैं, कांच की प्लेट लगा देते हैं। और ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, पोलेराइड कहलाता है। और ये पोलेराइड क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित करता है। और ये सबसे सस्ती और व्यापारिक विधि है प्रकाश के ध्रुवण के लिए। समझ में आई बात ना, ये भी बताए थे। सबसे सस्ती विधि कौन सी है, पोलेराइड से हम क्या करते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कराते हैं। अब हेडिंग डालोगे आप लोग, ध्रुवण प्रकाश की जांच, वो पूरा लिखा दिए थे ना। ध्रुवण प्रकाश की जांच करना, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे जांच करोगे आप लोग, अब देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है, और उसे हमें जांच करना है कि क्या ये समतल ध्रुवित प्रकाश है कि नहीं। हम देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, हम देख के नहीं बता सकते हैं कि प्रकाश जो समतल ध्रुवित प्रकाश है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि ये आपका एक क्रिस्टल है, पोलेराइड का क्रिस्टल है, ठीक है ना, और इसकी अक्ष ये है, इसकी ये अक्ष हो गई, ठीक है ना, इसकी अक्ष हो गई। तो जो प्रकाश अध्रुवित प्रकाश जाएगा, अध्रुवित प्रकाश जाएगा, तो इसमें सभी कंपन को रोक करके जो इस तरीके से कंपन कर रहे हैं उसी को आगे जाने देगा। अब यहाँ पे आ गया प्रकाश यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भी प्रकाश आगे जा रहा है वो इस प्रकार से क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। अब इसी के आगे हम इस तरीके से एक पोलेराइड लगा दें, तो ये क्या करेगा, अब इसकी अक्ष क्या हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी। और प्रकाश कंपन कैसा कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, यानी कि ये इस प्रकाश को भी ये क्या कर देगा, रोक देगा, आगे प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपका चलो अच्छा बना रहे हैं इसी पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक जो है पोलेराइड है, ठीक ना, एक पोलेराइड है। अब यहाँ से अध्रुवित प्रकाश की किरणें गई, अब यहाँ से जब गई तो यहाँ पे क्या होगी, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। और मान ले रहे हैं इसका अक्ष इस तरीके से है और कंपन इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे ये अध्रुवित प्रकाश है, इसके आगे कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है।
अब इसकी अक्ष क्या है, इस तरीके से, इस पोलेराइड की अक्ष इस तरीके से है, इसलिए अपने समांतर जाने दिया ऐसे प्रकाश को। अब यहाँ पे एक और पोलेराइड लगा दिए, एक दूसरा पोलेराइड लगा दिए। अब इसकी अक्ष ऐसे ना होकर के ऐसे है, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी अक्ष है। तो अगर इस तरीके से अक्ष है तो अगर ऐसे प्रकाश जाता तब इसको जाने देता, लेकिन यहाँ पे प्रकाश कैसे कंपन कर रहा है, इस तरीके से कंपन कर रहा है, इसलिए ये इसको भी क्या कर देगा, रोक देगा, और यहाँ पे प्रकाश किरणें नहीं जाएंगी। अगर प्रकाश किरणें नहीं जा रही हैं इसका मतलब वो समतल ध्रुवित प्रकाश है, अगर जा रही हैं तो समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है। यानी कि हम दो पोलेराइड लेते हैं, एक दोनों के अक्ष एक दूसरे के क्या कर देते हैं, लंबवत रख देते हैं। समझ में आई बात ना, दोनों के अक्ष एक दूसरे के लंबवत रख देते हैं। अब यहाँ से प्रकाश किरणें आई तो कंपन इस तरीके से हो रहा है, अब इसका अक्ष इस तरीके से है तो ये प्रकाश किरणें इधर नहीं पास होने देगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रकाश किरणें नहीं जाएंगी, यहाँ पे कोई प्रकाश किरण नहीं जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। अगर यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है और हम दूसरा पोलेराइड लगाएंगे तो इसके अक्ष के समांतर जो कंपन रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ प्रकाश की तीव्रता हमें कुछ दिखाई देगी, तब हम कहेंगे ये समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है। यानी एक से जो है तो एक पोलेराइड से तो ध्रुवित होकर प्रकाश जा रहा है और दूसरा इसी के हम क्या कर दें, लंबवत लगा दें, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रकाश की तीव्रता लगभग 0 रहेगी, तब हम कहेंगे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। अगर हम ऐसा पोलेराइड दोनों लगा दिए और फिर भी प्रकाश किरणें बाहर जा रही हैं तब हम कहेंगे ये समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं है। समझ में आई बात ना, तो ऐसे हम जांच सकते हैं। तो लिख लो इसको, पोलेराइड द्वारा पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित है अथवा नहीं, आज हो सकता है ख़त्म भी हो जाइए। पोलेराइड द्वारा पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है अथवा नहीं, इसकी जांच किसी दूसरे पोलेराइड से करते हैं, जब दोनों पोलेराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलेराइड द्वारा निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड द्वारा भी निर्गत प्रकाश दूसरे पोलेराइड द्वारा भी पारगमित हो जाता है, और जब दूसरे पोलेराइड को 90 डिग्री से घुमा देते हैं, दूसरे पोलेराइड को 90 डिग्री से घुमा देते हैं तो कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, जिससे ज्ञात हो जाता है दिया गया प्रकाश समतल ध्रुवित है या नहीं।
इसमें पहले पोलेराइड को ध्रुवक तथा दूसरे पोलेराइड को विश्लेषक कहते हैं। हो गया? तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो पोलराइड रहेंगे। हम अगर हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो हम अगर दोनों को समांतर रखेंगे, ठीक है ना, दो पोलराइड लिए और दोनों को एक दूसरे के समांतर रखें तो प्रकाश की किरणें आगे जाएंगी, और दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखें तो कोई प्रकाश किरण आगे नहीं जाए, तब हम कहेंगे कि जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश है, और पहले पोलराइड को ध्रुवक और दूसरे पोलराइड को विश्लेषक कहते हैं। समझ में आई बात ना? तो हमें अगर ध्रुवण के सिद्ध करना है, यानी पता करना है कि प्रकाश ध्रुवित है कि नहीं है, तो हम दो पोलराइड लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के समांतर रखें तो प्रकाश की किरणें आगे जाएंगी, और यदि लंबवत रख दें तो कोई प्रकाश किरण नहीं जाएंगी, तो हम कहेंगे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, और पहले पोलराइड को ध्रुवक कहेंगे और दूसरे को विश्लेषक कहेंगे। समझ में आ गई बात ना? इस तरीके से हम प्रकाश की जांच कर सकते हैं। अब अगला हेडिंग डालोगे मैलस का नियम। लिख लो, पहले बता रहे हैं, लिखो। मैलस के नियमानुसार जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित ध्रुवित की विश्लेषक पर आपतित होता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक पर आपतित होता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, लिख लिया तक? प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की व ध्रुवक की दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या मतलब कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बहुत आसान है, समझ लो। अभी हम बताए थे जब जांच कर रहे थे तो जो पहला पोलराइड उसको क्या कहते थे? ध्रुवक, और दूसरे को क्या कहते थे? विश्लेषक।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो हमारे पास दो पोलराइड है, एक पहला ये ध्रुवक है और दूसरा क्या है, ये विश्लेषक है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो प्रकाश किरणें बाहर निकलती है उनकी तीव्रता जो होती है इन दोनों के यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण, जैसे देखो ये आपका इधर कुछ एंगल से झुका हुआ है, या अलग एंगल से झुका है, अब इसको आपस में मिला रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों उंगली के बीच में कुछ एंगल बन रहा है ना, ठीक है ना, यही एंगल की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आई बात ना, यानी कि आपके जो आपके ध्रुवक की दिशा हो गई ध्रुवक का तल और विश्लेषक के तल के बीच में जो एंगल बनता है उसकी कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है बाहर निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता। समझ में आई बात ना, तो बाहर प्रकाश की कितनी किरण निकलेंगी वो किस पर निर्भर करता है, इसके बीच के कोण की कोज्या के वर्ग पर निर्भर करता है। समझ में आई बात ना, जैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं एक का तल ये है और दूसरे का यानी ये ध्रुवक का तल है, ठीक है ना, ये ध्रुवक का तल हो गया और ये किसका तल हो गया, विश्लेषक का तल हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं, ये वाला सारा था ना, अच्छा यही वाला, विश्लेषक का तल ये हो गया और ये ध्रुवक का तल हो गया। अब यहाँ पे इनके बीच का एंगल मान रहे हैं थीटा, तो जो प्रकाश किरणें बाहर निकलेंगी किससे, विश्लेषक से, विश्लेषक से जो किरणें बाहर निकलेंगी उसकी तीव्रता इसके थीटा के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आई प्रोपोर्शनल कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। यहाँ पे आई इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा I0 कास स्क्वायर थीटा। ये आपका किसका सूत्र है, आपका मैलस का सूत्र है, ठीक ना। और यहाँ पे I0 जो है ये अधिकतम जो प्रकाश जाता है वो है, ठीक है ना, जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो। लिख लो इसको, क्या हुआ, कांस्टेंट लगता है, I0 कांस्टेंट है, ठीक है ना, हो गया। अब लिखो यहाँ पे जहाँ I0 विश्लेषक पर आपतित होने वाले, जहाँ I0 विश्लेषक पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता है। देखो यहाँ पे जैसे ये आपका क्या हो गया, ध्रुवक हो गया और ये क्या हो गया, विश्लेषक। तो जो ध्रुवक से निकलेगा प्रकाश जो इस पर आ रहा है, जो बाहर निकल रहा है वो नहीं, जो इस पर आ रहा है वो क्या है, I0 है। बाहर तो कम ज़्यादा निकलेगा लेकिन जो ध्रुवक से निकल के इस पर आएगा ऊपर इसके, वो क्या है यहाँ पे, I0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना, क्या लिखे आप लोग, तीव्रता है तथा थीटा ध्रुवक व विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण है, ध्रुवण दिशाओं के बीच का कोण है, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष निकाल सकते हो आप लोग। देखो अगर मान लो थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 0, तो काश 0 का मान 1 होता है, यानी I किसके बराबर हो जाएगा, I0 के बराबर होगा। हम बताते हैं जब दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे तो थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा, उस समय अधिकतम प्रकाश की तीव्रता पास करेंगी। समझ में आ रही बात ना। और अगर एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तो थीटा 90 का मान कितना होता है, थीटा 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो काश थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, काश थीटा इक्वल टू 1। और अगर थीटा 90 है तो काश थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम काश थीटा 0 हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लो इसको, हो गया ये। आज हो जाएगा चैप्टर, थोड़ा सा बाकी है।
अब आप लोगों का ध्यान भी उधर ही चल रहा है लग रहा है। हो गया। अब एक नोट पॉइंट लिखना, यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है, यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है ना। कब हो, जब आपके ध्रुवक से, ठीक है ना, जब ध्रुवक से अध्रुवित प्रकाश आए। समझ में आ रही बात ना। हम बताए थे ना कि जांच करने के लिए 2 लगाते हैं। अब मान लो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है ध्रुवक से, तो वहाँ पे तब cos स्क्वायर थीटा क्या मानते हैं हम 1/2 मानेंगे। और अगर cos स्क्वायर थीटा 1/2 मानेंगे तो इस समीकरण से क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 और cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया है 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा I0/2। ठीक है ना। इसको लिख लो। हो गया। डेली लेट आती है स्कूल और बहाना एक न एक बताती है। चलो लिख लिए ये। चलो अब हेडिंग डाल देना, पोलेराइड के उपयोग। पोलेराइड के उपयोग। यही 4 पॉइंट लिखवा दें और 1-2-3 नोट्स हैं बस। ठीक है। हमें लग रहा है कि आप लोग जो है ध्यान कहीं और ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो पोलेराइड का उपयोग क्या होता है, चकाचौंध को कम करने के लिए। चकाचौंध जैसे गाड़ी के, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होती है, अब उसका शीशा जो होता है, अगर हम सामने से देखें, सामने अगर कोई लाइट जले, अगर ये जल रही है तो अगर इसको लगातार देखते तो हमारी आंख जो है एकदम चकाचौंध हो जाती है। ठीक है ना। इसी तरह जब गाड़ी आ रही, मान लो आप 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है तो लाइट जल रही है, तो वहाँ पे उसकी चमक से आपको आसपास की चीज़ें या सामने की चीज़ें नहीं दिखाई देती। ठीक है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि प्रकाश बहुत अधिक तीव्रता से आता है और वो अध्रुवित रहता है। जब यहाँ पे अगर हम पोलराइड से पास करा दे प्रकाश को तो उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी चकाचौंध कम हो जाती है। प्रकाश जो सामने से आ रहा है उसकी चकाचौंध कम हो जाती है और हमें उससे मतलब चमक कम लगती है, तो हम आसपास की वस्तुओं को कुछ आसानी से देख सकते हैं। समझ में आई बात ना। तो इसका मेन पर्पज है कि प्रकाश के चकाचौंध को कम करना, यानी जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं उसके शीशे में हम पोलेराइड लगा देते हैं, जिससे वहाँ से अंदर जो आती है प्रकाश किरणें वो क्या हो जाती हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाती हैं और उससे चकाचौंध यानी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और चमक कम हो जाएगी तो हमें जो सामने गाड़ी है या कोई व्यक्ति है वो हमें दिखेगा, तब उससे हम बच सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका शीशा रहता है ना, वो शीशा में ये चीज़ सेट किया जाता है। जैसे पता है ना कि पोलेराइड कैसे बनाते हैं, ये आपका उसमें लगा करके आपके, और दोनों साइड से क्या लगा देते हैं, कांच लगा देते हैं। ठीक है ना। तो बीच में वो पोलेराइड ही भरा जाता है उसमें। अगर आप उसको तोड़ोगे, ऐसे कांच को तोड़ो, टूट जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। अगर आप बाइक का कांच तोड़ के देखो, वो ऐसे जैसे चिपचिपा टाइप रहता है, वो एकदम से फूटता नहीं है वो। ठीक है ना। तो उसमें और मटेरियल और अच्छे क्वालिटी का वो पहली बात तो कांच होता है, और उसमें पोलेराइड लगा जाता है ताकि चकाचौंध जो है कम हो सके। ठीक है ना। चमक जो है कम हो सके। समझ में आई बात ना। तो इसलिए उसको तो लिखो, पहला नंबर लिखना, पोलेराइड का मुख्य प्रयोग, पोलेराइड का मुख्य प्रयोग प्रकाश की चकाचौंध से, प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए गाड़ियों के
गाड़ियों के सामने वाले कांच में किया जाता है। ठीक है, गाड़ियों की कांच में प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर लिखना, कैमरों में लेंस के आगे, कैमरों में लेंस के आगे पोलेराइड लगाकर बादलों के स्पष्ट चित्र लिए जाते हैं। तो आप लोग जो है पिक्चर मूवी में देखे होंगे, एकदम बढ़िया सा जो है जैसे लगता है बादल एकदम से जा रहा है, ठीक है, एकदम क्लीन दिखता है, ठीक है ना, वो कैमरे की कलाकारी होती है। वहाँ पे हम पोलेराइड लगा देते हैं जो कि आध्रुवित प्रकाश पूरे ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी पर फैला रहता है। अब यहाँ पे जो पोलेराइड आता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को अंदर भेजता है। अब जब कैमरे के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश जाएगा तो चकाचौंध कम कर देगा और यहाँ पे इसलिए उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत स्पष्ट बनता है। समझ में आई बात ना? तो आपके कैमरे के सामने प्रयोग करते हैं पोलेराइड का प्रयोग और गाड़ियों के सामने वाले कांच में प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात ना? अब तीसरा नंबर लिखना, पोलेराइड की सहायता से 3D चित्रों को देखा जा सकता है। देख लो इतना कितना इसका इम्पोर्टेंट है। पोलेराइड की सहायता से 3D चित्रों को देखा जा सकता है। हो गया? तो 3D मतलब समझते हो ना, 2D 3D, ठीक ना, जिसमें 2 डायमेंशनल हो उसको 2D कहा, जिसमें 3 डायमेंशनल हो 3D कहते हैं। और उसके बाद लिखना, ये हो गया ना, चौथा नंबर लिखना, पोलेराइड और क्रिस्टलों का पोलेराइड का उपयोग धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन और क्रिस्टलों का विश्लेषण करने में किया जाता है। ठीक है, तो कल सर पढ़ा रहे थे ना समावयवता, जो सुन रहे थे आप लोग ना, तो ये समावयवता यानी क्रिस्टल का परीक्षण करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश का, ठीक है ना, वो 11th में है वो समावयवता, 12 में भी शायद होगा, ठीक है ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का हम क्रिस्टल का अध्ययन करने के लिए करते हैं और प्रकाश का प्रकृति का अध्ययन करने के लिए करते हैं, किसका, समतल ध्रुवित प्रकाश का। समझ में आई बात ना? तो पहला कहाँ पे हम करते हैं, गाड़ियों के सामने वाले कांच के लिए, और दूसरा नंबर क्या करते हैं हम, कैमरे में सामने यूज करते हैं और 3D चित्र बनाने के लिए, 3D पिक्चर को देखने के लिए करते हैं। और उसके बाद जो है चौथा नंबर क्या है, हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं और क्रिस्टलों का परीक्षण करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अब नोट पॉइंट लिख लेना, ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में होती है, ध्वनि में नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर लिखना, जिस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जिस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य छोटी होती है उस रंग के लिए
या उस रंग के प्रकाश के लिए, उस रंग के प्रकाश के लिए ध्रुवण कोण बड़ा होता है। ध्रुवण कोण बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवण कोण यदि छोटा है, आपकी तरंग दैर्घ्य यदि छोटी है तो ध्रुवण कोण बड़ा होगा, तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो ध्रुवण कोण छोटा होगा। समझ में आई बात ना। और जब हम उसका प्रयोग यंग के डबल स्लिट का प्रयोग बता रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने प्रकाश को क्या माना था? अनुदैर्घ्य माना था। क्या माना था? अनुदैर्घ्य माना था। और उस अनुदैर्घ्य के नाते ही वहाँ पे ध्रुवण की घटना करने में वो फेल हो गए थे। ठीक है ना? है अच्छा, हाइगेंस का, सही, हाइगेंस का, ठीक है ना। हाइगेंस के सिद्धांत से उन्होंने क्या माना था? आपके जो प्रकाश की किरणें उसको क्या माना था? अनुदैर्घ्य माना था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्रुवण की घटना में उन्होंने असफल हो गए, इसीलिए, और इसीलिए ध्रुवण की घटना ये बताती है कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट और लिख लेना, ध्रुवण की घटना से स्पष्ट होता है, ध्रुवण की घटना से स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। हो गया। अभी हम बताएं कि प्रकाश ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ध्वनि की तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है ना। ध्वनि की तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए वहाँ पे ध्रुवण की घटना नहीं होती है। और प्रकाश की तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ है। यानी प्रकाश, जो प्रकाश के कणों का कंपन ऐसे कर होता है और ध्वनि के ऐसा होता है। ठीक है ना। जिसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आप लोग पढ़ोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है।